नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। पिछली वीडियो में हमने जाना था 161, 162, 163 सीआरपीसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे 164 सीआरपीसी के बारे में। आपने अक्सर जुर्म इकबाल के बारे में सुना होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति ने अपना कन्फेस किया है दौरान इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस किसी केस की विवेचना कर रही होती है, तो वह बयान 164 सीआरपीसी के तहत होता है। जो मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति दौरान विवेचना या जांच या फिर विचारण से पहले जो कन्फेस करता है, जुर्म इकबाल करता है, तो वह जुर्म इकबाल 164 सीआरपीसी के तहत होता है। 164 सीआरपीसी का जो बयान बताया गया है उसमें दो तरीके के बयान बताए गए हैं। एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट और अदर देन कन्फेशन स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे बयान जहां कोई व्यक्ति अपने जुर्म को स्वीकार करता है, वह बयान 164 सीआरपीसी के तहत होते हैं। या ऐसे बयान जो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं है, उससे अलग बयान है, वह विक्टिम के बयान हो सकते हैं। विक्टिम के अलावा भी किसी और के भी बयान हो सकते हैं। 164 के बयान का कराने का पर्पस क्या रहता है? पुलिस स्वयं जब 161 के बयान लिखती है तो उसके बाद 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने क्यों कराती है? देखिए, 164 का बयान कराने का मतलब ये होता है कि जब कभी कोई विक्टिम का बयान 164 का होता है तो एक तो वो उसका ओथ पे होता है, दूसरा लोगों के मन में एक तरीके का ये भय रहता है कि भाई हमने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। यानी कि लोगों के बयान बदलने के चांसेस कम होते हैं। एक बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद में लोगों के मन में यह धारणा है कि अब हमने जो सच बोला है मजिस्ट्रेट के सामने, अब हम अपने बयान नहीं बदल सकते हैं। तो 164 का पर्पस इतना रहता है कि लोगों के मन में एक तरीके से यह भय होता है। प्लस 164 के बयानों की सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट के साथ इसको लिंक किया गया है। वहां प्रिजम्पशन है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी ने कोई बयान लिखा है तो इस बात की अवधारणा की जाएगी कि वह बयान सही है और सही तौर पे उसको लिखा गया है जिस तरीके का बताया गया है। यानी कि आप देखते होंगे जब कभी कोई बयान होता है या कोई डॉक्यूमेंट होता है तो कोर्ट में एग्जिबिट कराया जाता है। इस 164 के बयान को साबित कराने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बुलाने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है कि मजिस्ट्रेट ने कोई बयान लिखा है तो प्रिजम्पशन है, अवधारणा की जाएगी कि वह बयान सही लिखा गया है। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट को बुला के उस बयान को साबित कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं 164 के बेसिक पर कि 164 कैसे लिखा जाता है। यदि कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कोई जुर्म स्वीकार करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले तो उस अभियुक्त व्यक्ति को, जो मुलजिम है केस का, वह अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है, तो उस मुलजिम को बताएगा कि तुम जुर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो, सोच समझ लो, तुम स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से बयान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसको एक मौका देगा, उससे कहेगा यदि तुम जुर्म स्वीकार करते हो तो यह बयान तुम्हारे खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है, तो इसीलिए तुम सोच समझ लो, इस बयान को तुम्हारे खिलाफ पढ़ा जाएगा, तुम बाध्य नहीं हो यह बयान देने के लिए। उसको ऐसा समझा दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई अभियुक्त कहता है कि नहीं, मैं अपना बयान स्वतंत्र इच्छा से दे रहा हूं और देना चाहता हूं, तो मजिस्ट्रेट उसका बयान लिखेगा। ऐसा बयान अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में भी लिखा जा सकता है। अभियुक्त कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा एडवोकेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो 164 का जब कन्फेशनल स्टेटमेंट होगा उस समय एडवोकेट भी प्रेजेंट रह सकता है। इसको लिखने का तरीका कहाँ बताया गया है, कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने का तरीका है 281 सीआरपीसी में। वहां बताया गया है कि जब अभियुक्त का बयान लिखा जाएगा तो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा व उसको दिखाया जाएगा। उससे कहा जाएगा क्या तुम इसकी सत्यता स्वीकार करते हो? इसको पढ़ लो, इसमें कुछ शुद्धि तो नहीं करनी है, कुछ चेंजेस तो नहीं करनी है। यदि वो कहता है नहीं साहब इस लाइन को करेक्ट कीजिए, ये गलत लिख दी गई है, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। फिर वहां अपने इनिशियल बनाए जाएंगे, उसके बाद में अभियुक्त के हस्ताक्षर कराए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करेगा, मजिस्ट्रेट उस बयान को स्वयं लिखेगा। यानी कि 281 में बताया गया है कि ये बयान कैसे लिखे जाएंगे। 281 के प्रोवाइडेड में जैसा है, जिस तरीके से वहां प्रोवाइड है उस तरीके से बयान लिखे जाएंगे। आपने समझ लिया कि इस बयान के समय एडवोकेट उपस्थित रह सकते हैं। ये बयान कैसे लिखा जाएगा? 281 के तहत लिखा जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट एक ज्ञापन बनाता है। उस ज्ञापन में लिखता है
कि मैंने अभियुक्त को ये बयान पढ़कर सुना दिए हैं, दिखा दिए हैं, उसने इसकी सत्यता स्वीकार की है, जो भी शुद्धता थी या करेक्टनेस थी उसमें जो भी सही करना था वह कर दिया है, अभियुक्त इसकी सत्यता स्वीकार करता है और उसने ये बयान स्वेच्छा से दिया है और मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा ये बयान लिखा गया है और इसको हस्ताक्षर कर देता है मजिस्ट्रेट। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं विक्टिम के बयान के। सेम यही तरीका 354, 376 के मामलों में अपनाया जाता है। उसमें भी बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाता है। उसमें विक्टिम को ओथ दिलाई जाती है। यदि एडल्ट विक्टिम है तो उसे ओथ तो दिलाई ही जाएगी और यदि चाइल्ड विक्टिम है तो उसकी पहले सक्षमता जांची जाएगी। 118 एविडेंस एक्ट के तहत यह जांचा जाएगा कि वह बयान देने में सक्षम है या नहीं है। जब वह सक्षम है तब जाके उसको ओथ दिलाई जाएगी। अब मान लीजिए कोई चाइल्ड विक्टिम ऐसी है जो मानसिक या शारीरिक रूप से या इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है या बयान देने में सक्षम नहीं है, तो चिकित्सक की मदद से या फिर द्विभाषीय की मदद से, यानी कि जो भी ट्रांसलेटर हो सकता है, यानी कि जो भी उस पीड़ित लड़की या फिर विक्टिम की मदद के लिए जो भी हो सकता है, जो भी उस ट्रांसलेशन को चेंज कर सकता है। कोई लड़की मान लीजिए किसी दूसरी भाषा को बोलती है, जानती है, तो उसको ट्रांसलेट करा के उस बयान को लिखा जाएगा। ऐसे बयान वीडियो के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं, वीडियो भी बनाई जा सकती है उन बयानों की। जो अभियुक्त के बयान हुए थे उनकी भी वीडियो बनाई जा सकती है। अब ऐसे बयान में आपने समझ लिया कि यहाँ पे विक्टिम के जो बयान होंगे उसमें विक्टिम ओथ लेगा। जब ओथ पे बयान होते हैं तो उसकी सत्यता और बढ़ जाती है। 161 में जब पुलिस बयान लेती है तो वहां पे ओथ में बयान नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपने 164 समझ लिया है। अब हम चर्चा करते हैं कि अभियुक्त के जब 164 लिखे जाते हैं तो उससे किस तरीके से लिखे जाएंगे, क्या प्रावधान है। 164 में सबसे पहले जब कभी अभियुक्त आता है मजिस्ट्रेट के सामने तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करना चाहते हो। वो कहता है हाँ मैं जुर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। तो पहले उसे समझा दिया जाएगा कि तुम बाध्य नहीं हो अपना बयान देने के लिए। यदि वो कहता है नहीं साहब मैं स्वेच्छा से दे रहा हूँ, तो उसे एक 24 घंटे का समय, एक रिफ्लेक्शन पीरियड, यानी कि उसको सोचने का समय दिया जाएगा जो कि 24 घंटे का हो सकता है। 24 घंटे का समय देने के बाद में वो 24 घंटे तक जो कस्टडी रहेगी वो जुडिशियल कस्टडी रहेगी। 24 घंटे की कस्टडी देने के बाद अगले दिन वह फिर आएगा। फिर आने के बाद उससे दोबारा ही वो प्रश्न पूछा जाएगा क्या तुम स्वेच्छा से दे रहे हो। उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे ये पता चले कि ये बयान वह स्वेच्छा से दे रहा है। उसके बाद में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ देखने वाली कि उस प्रेमाइसिस में जहां बयान लिखे जा रहे हैं कोई पुलिस का व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहिए। बयान देने वाले व्यक्ति के मन में किसी तरीके का भय नहीं होना चाहिए। कोर्ट ये भी जांचेगा कि कहीं इस व्यक्ति को प्रताड़ित कर, डरा धमका कर तो पुलिस वाले लेकर नहीं आए हैं। तो इसीलिए बताया था मैंने आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। उसके बाद में अगर व्यक्ति बयान देना चाहता है तो वह बयान लिखा जाएगा और यदि वह बयान नहीं देना चाहता है तो फिर से ये देख लें कि उसकी पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी, सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही दी जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने समझा कि अभियुक्त का 164 का बयान कैसे लिखा जाता है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है इसकी ओथ नहीं होती है, विक्टिम में ओथ होती है। यहाँ रिफ्लेक्शन टाइम दिया जाता है अभियुक्त में, वहां रिफ्लेक्शन टाइम नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं पर विक्टिम के अधिवक्ता उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों में अंतर समझा कि विक्टिम के 164 में और कन्फेशनल 164 में क्या अंतर होता है। अब 164 कितने तरीके के होते हैं ये भी समझ लें। 164 होते हैं दो तरीके के, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां अभियुक्त पूरी तरीके से अपना दोष अपने ऊपर ले लेता है। यानी कि अभियुक्त कहता है कि हाँ साहब ये जुर्म मैंने किया, ऐसे ऐसे किया, पूरी तरीके से उसमें कोई भी गुंजाइश अपने बचाव की नहीं छोड़ता है, तो वो होता है इनकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी क्या होता है? एक्सकल्पेटरी वह होता है जहां अभियुक्त अपना जुर्म तो स्वीकार कर देता है पर उसके साथ लेकिन परंतु लगा देता है कि साहब मैंने ये जुर्म तो किया है लेकिन अपने डिफेंस में किया है, तो वहां ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा।
तो आपने समझा 164 भी कन्फेशन स्टेटमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वो तो अपना एविडेंस एक्ट में है, लेकिन यहाँ मैंने आपको इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी के बारे में समझाया कि जहाँ वो पूर्णतः अपने ऊपर जुर्म कर लेता है या मर लेता है कि भाई मैंने ये जुर्म करा, वहां तो ये इनकल्पेटरी हो गया, जहां वह अपने थोड़ी बचाव की गुंजाइश छोड़ता है वहां एक्सकल्पेटरी होता है। अब प्रश्न आता है कि 164 का बयान कब तक दर्ज हो सकता है। देखिए 164 का बयान आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भी दर्ज हो सकता है। अधिकतर 164 के बयान पुलिस ही दर्ज कराती है और चार्जशीट लगाती है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन 164 का सबसेक्शन 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल, यानी कि जब इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होगा उससे पहले तक 164 का बयान लिखा जा सकता है। तो चार्जशीट के बाद भी 164 का बयान लिखा जा सकता है। अब हम समझते हैं क्या 164 पुलिस के प्रार्थना पत्र पर ही लिखा जाएगा। 164 का बयान अभियुक्त और विक्टिम दोनों को राइट है कि वह स्वयं से कोर्ट में आ सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब मैं अपना 164 का बयान दर्ज कराना चाहता हूं या कराना चाहती हूं, पुलिस मेरा 164 का बयान दर्ज नहीं करा रही है। तब मजिस्ट्रेट 164 का बयान लिख सकती है। मजिस्ट्रेट को खुद से यह पावर है, वह पुलिस के अधीन नहीं है कि पुलिस 164 लिखवाने आएगी तभी वो 164 लिख सकेंगे। मजिस्ट्रेट को खुद से ही अधिकार है कि वह 164 का बयान लिख सकते हैं। यदि किसी मेरे साथी को, किसी मेरे दोस्त को ऐसा कोई साइटेशन चाहिए जिसमें वह ये चाहे कि कोई ऐसा साइटेशन दे दें जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर हो 164 खुद से लिखने की, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसको वह साइटेशन उपलब्ध करा दूंगा। अब बात आती है कि 164 कब लिखा जाना चाहिए। एक तरकरी सिवन्ना का केस था। तरकरी सिवन्ना के केस में बताया गया है कि 164 का बयान 24 घंटे के अंदर लिखा जाना चाहिए। 10-10 दिन बाद, 15-15 दिन बाद पुलिस विक्टिम्स के बयान कराती है, उसका लाभ आपको मिलेगा। तरकरी सिवन्ना के केस का एक पुलिस वाले ने कंटेम्प्ट किया, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला था। तो आपको इस केस को अगर कोई साइटेशन मुझसे चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट कीजिए, मुझसे मांगिए आपको किस तरीके का साइटेशन चाहिए, मैं आपको दूंगा। तो हमने ये समझ लिया 164 क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, विक्टिम के 164 में और एक्यूज्ड के 164 में क्या अंतर होता है, कब तक लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाएगा। यहाँ तक ये सारी बातें हमने समझ ली हैं। अब हम समझते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि कब तक कितने दिन में लिखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 164 का बयान की कॉपी चार्जशीट फाइल होने से पहले नहीं दी जा सकती, चार्जशीट होने के बाद ही दी जा सकती है। अब समझते हैं इसकी एविडेंटरी वैल्यू, एविडेंस साक्ष्य में इसका मूल क्या है। 164 का बयान सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ पीस नहीं है, लेकिन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में कई जजमेंट्स में आया है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। इसकी सर्टिफाइड कॉपी जारी हो सकती है लेकिन आफ्टर चार्जशीट। नेक्स्ट, इसकी एविडेंस वैल्यू क्या है। 164 के बयान पे यदि वह ट्रुथफुल है, वॉलेंटरी किसी अभियुक्त ने दिया है, तो उस पे कन्फेशन हो सकता है। लेकिन न्यायालय को यह चाहिए कि वह इसको कहीं से कॉर्पोरेट कर लें, यानी कि कुछ ऐसे केसेस आए जो ऐसे ऐसे मामला भी हो उसमें जिसमें ये कॉर्पोरेट हो जाए, होने के बाद में उस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। इसके अदर्स जो बयान है उसका प्रयोग कंट्राडिक्शन के लिए किया जाएगा, यानी कि आप 164 के बयान से किसी का कंट्राडिक्शन करा सकते हैं। तो हमने सब समझ लिया कि 164 कैसे दर्ज होता है, क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कब तक दर्ज हो सकता है। तो इसी तरीके की मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि किसी को कोई डाउट है तो वह मुझे व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 8881238700, वह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, मैं उसको इसके बारे में और समझा दूंगा। किसी को कोई साइटेशन चाहिए तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसे वह साइटेशन भेज दूंगा। तो अगली वीडियो में अब हम समझेंगे चाइल्ड विक्टिम के 164 में और एडल्ट विक्टिम के 164 में अंतर। तब तक चलते हैं, नमस्कार।